नमस्कार विद्यार्थियों। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की कड़ी में आज हम जो शेष दो भौतिक प्रदेश बच गए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। हमने पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थल की बात कर ली। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में भी हम कल पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग की। राजस्थान प्रदेश का पूर्वी हिस्सा एक समतल मैदान के रूप में विस्तृत है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। राज्य के 23.3% भाग को इस मैदान द्वारा घेरा गया है। यह मैदान गंगा व यमुना नदियों द्वारा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन की निम्न भूमियाँ जैसे बनास का मैदान और मध्य घाटी तथा छप्पन का मैदान आदि सम्मिलित हैं। बनास का मैदान यद्यपि एक कांपीय भूभाग है, फिर भी यह एक संप्राय मैदान है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर के मध्य का घाटी मैदान बंजर भूमियों की घाटियों का क्षेत्र है, जिसे छप्पन के मैदान के नाम से पुकारते हैं। यह मैदान 3 उप इकाइयों में विभाजित है। पहला, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन के जन्म देने वाली चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण में मानपुर के समीप जनापाव पहाड़ी, जो लगभग 616 मीटर ऊंची है, के विंध्यन कगारों के उत्तरी पार्श्व से निकलती है। वह 84गढ़ के समीप एक गोर्ज बनाती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर यमुना में मिलने तक अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जिसमें प्रमुखतः गोर्ज, नदी कगार, जलप्रपात, जो चूलिया जलप्रपात है, इसके बारे में आपने सुन रखा होगा, ये चंबल नदी द्वारा ही बनाया जाता है। छिप्रिकाएँ, छोटे जलप्रपात को छिप्रिकाएँ बोलते हैं, एवं निक पॉइंट्स तथा बीहड़ भूमि। चंबल के बीहड़ कुख्यात प्रसिद्ध रहे हैं डाकुओं के कारण, आदि प्रमुख हैं। चंबल बेसिन उत्खाद स्थल आकृति बैडलैंड टोपोग्राफी हेतु संपूर्ण भारत में जानी जाती है, जो इस प्रदेश में काफ़ी अच्छी तरह से विकसित है। इसकी संपूर्ण घाटी में नवीन कांपीय जमाव पाए जाते हैं। इसके अलावा चंबल घाटी की स्थलाकृतियाँ पहाड़ियों व पठारों से निर्मित है। इस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बीहड़ों से प्रभावित है। इस प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले आते हैं। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चंबल बीहड़ पट्टी 480 किलोमीटर की लंबाई में कोटा से यमुना के संगम तक विस्तृत है। दक्षिणी सीमा सहायक नदियों जैसे काली सिंध और पार्वती आदि के साथ बदलती रहती है। इससे आगे यह कुंवारी बीहड़ों के द्वारा चंबल के दक्षिण पश्चिम मार्ग के साथ निरंतर 12 तक अच्छी तरह सीमांकित है। बीहड़ों तथा यमुना घाटी के बीच तथा चंबल और कुंवारी के बीच के मैदानी भाग में कृषि कार्य भी होता है। दूसरा, चंबल बेसिन के बाद हम बात करते हैं बनास बेसिन की। इस नदी को वन की आशा कहते हैं। बनास बेसिन की सीमा पश्चिम में 50 सेंटीमीटर की वर्षा द्वारा निर्धारित है। बनास तथा इसकी सहायक नदियों जैसे खारी, सोड्रा, मोरेल बाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। बेड़च, बाजाइन और गोलवा दाएं किनारे पर आकर मिलती हैं के द्वारा सिंचित यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। उत्तर में इसकी सीमा अलवर पहाड़ी द्वारा तथा पूर्व में विंध्यन कगार द्वारा सीमांकित है। इस बेसिन की औसत ऊंचाई 280 मीटर से 500 मीटर के बीच है। इस मैदान की अधिकतम ऊंचाई पश्चिम में है, जहां अरावली श्रेणी अनावृत रूप में पाई जाती है। देवगढ़ के समीप लगभग 582 मीटर ऊंचाई की एक पहाड़ी यहाँ स्थित है। इन पहाड़ियों का अनाच्छादन विद्यार्थियों आपको बता दूं, अपर्दन और अपक्षय की सम्मिलित प्रक्रिया को हम अनाच्छादन बोलते हैं। तो इन पहाड़ियों पर अनाच्छादन का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनके उच्च भूभाग टिल्लेनुमा, जिसके कारण इसे पीडमांट मैदान भी कहा जा सकता है। उदयपुर प्रदेश में ऊंचे टिल्लेनुमा भूभाग पर कांपीय मिट्टी के जमाव नाम मात्र के हैं। मिट्टी की परत पतली व पथरीली है। वार्षिक वर्षा यहाँ पर अच्छी खासी 70 सेंटीमीटर होती है। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। यह बेसिन राजस्थान के पूर्वी उदयपुर, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर और अलवर के दक्षिणी भागों पर विस्तृत है। इस बेसिन में ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, सरसों,
जौ, मूंगफली, चना, गेहूँ आदि की फसल बहुतायत से होती है। अब हम बात करते हैं मालपुरा और करौली के मैदान की। यह मैदान कटा फटा बीहड़ युक्त बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई 280 मीटर से 400 मीटर तक है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पूर्व और पूर्व की ओर है। यह शिष्ट व नीच चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पर कांपीय जमाव नीच चट्टानों को छुपाए हुए काफ़ी मोटाई में व्याप्त हैं। यहाँ बलुई पत्थर का भी विस्तृत जमाव है। करौली, मंडरायल, मासलपुर, झाकरी, तिमनगढ़, सागर, कैलादेवी, करणपुर आदि क्षेत्रों से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों द्वारा खानों से पटियाँ, कतले, पाटोल, पत्थर आदि हिंडौन और गंगापुर मार्ग से राज्य व देश के विभिन्न स्थानों पर भेजे जाते हैं। इस क्षेत्र का पत्थर विदेशों में भी प्रसिद्ध है। अब तीसरे मैदान की हम बात करते हैं और वह है छप्पन बेसिन। यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों के द्वारा सिंचित है। माही नदी की सहायक नदियों का ढाल प्रवणांक अति तीव्र है। इतना अधिक ढाल प्रवणांक अन्य प्रदेश में दृष्टिगोचर नहीं होता है। यहाँ का ढाल प्रवणांक 8 से 12 मीटर प्रति किलोमीटर है। अंततोगत्वा यह नदी कच्छ की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में मिलती है। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर के बीच है। मध्य माही बेसिन में मेवाड़ के उत्तरी मैदान की अपेक्षा भू आकृतियाँ अधिक विषम हैं। दक्षिण में स्थित क्षेत्र काफ़ी गहरा तथा कटाफटा है, अतः पहाड़ियाँ एक दूसरे से काफ़ी अलग थलग हैं। दक्षिण में यह बेसिन समरूप नहीं है, जैसा कि उत्तर में मेवाड़ का मैदान है। यह क्षेत्र अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण इस विच्छेदित मैदान को तथा पहाड़ी भूभाग को स्थानीय भाषा में बांगड़ के नाम से पुकारा जाता है। बांगड़ में बांसवाड़ा व डूंगरपुर के पहाड़ी भूभागों तथा विच्छेदित मैदान को सम्मिलित किया जाता है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भूभाग में 56 ग्राम समूह स्थित थे, इसलिए यह भूभाग 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इस बेसिन के अंतर्गत शामिल भागों में दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, दक्षिणी बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर सम्मिलित हैं। इस तरह से हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में अध्ययन किया, जो 3 भाग हमने इसके किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारा राजस्थान का जो चौथा पार्ट हमने किया था भौतिक विभागों के विभाजन में, और वो है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। राजस्थान के लगभग 9.6% भूभाग को घेरे हुए यह पठार चंबल नदी के सारे पूर्वी भाग में विस्तृत है। यह मेवाड़ मैदान के दक्षिण पूर्व में व उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है और राजस्थान की सीमा के पार तब तक फैला हुआ है जब तक बुंदेलखंड के पूर्ण विकसित कगार नहीं दिखाई पड़ते हैं। हाड़ौती पठार के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से झालावाड़ से बूंदी और कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के कुछ भाग सम्मिलित हैं। यह पठारीय भाग आगे चलकर मालवा के पठार में मिल जाता है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग चंबल नदी तथा इसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध, परवन और पार्वती के द्वारा सिंचित है। अतः कृषि के संदर्भ में भी यह राजस्थान का महत्वपूर्ण भाग है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। यह पठार पुनः 2 इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। तो हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला है विंध्यन कगार भूमि। यह कगार भूमि क्षेत्र बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जो सलेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देती है। कगारों का मुख बनास और चंबल के बीच दक्षिण दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर है तथा बुंदेलखंड में पूर्व की तरफ फैले हैं। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार दिखलाई देते हैं। तत्पश्चात एक कगार खंड स्थित है जो धौलपुर और करौली के क्षेत्रों पर फैला हुआ है। इस क्षेत्र की कगार भूमियों की ऊंचाई 350 मीटर से 550 मीटर के बीच पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से दक्कन का लावा पठार। मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग 3 सकेंद्रीय कगारों के रूप में विस्तृत हैं। यह 3 सकेंद्रीय कगार 3 प्रमुख बलुआ पत्थरों की परित्यक्त शिलाओं के बीच बीच में स्लेटी पत्थर भी मिलते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की यह भौतिक इकाई ऊपरमाल के पठार के नाम से जानी जाती है। यह एक विस्तृत एवं
पथरीली भूमि है जिसमें कोटा, बूंदी, पठारी भाग भी सम्मिलित हैं। विंध्यन कगारों के आधार तल वाले क्षेत्रों तक दक्कन ट्रेप लावा के जमाव दिखलाई देते हैं। चंबल और इसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध और पार्वती ने कोटा में एक त्रिकोणीय कांपीय बेसिन का निर्माण किया है जिसकी औसत ऊंचाई 210 मीटर से 215 मीटर के बीच है। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारीय भाग में हैं। नदियों द्वारा इस पठारीय भाग को काफ़ी काट छांट कर परिवर्तित किया गया है। इस पठारी भाग में बिजोलिया, माताजी का नाला, बुधपुरा, बेरीसाल, बूंदी आदि स्थानों से मकानों की छत में काम आने वाली पट्टियाँ, कतले आदि बहुतायत से निकाले जाकर देश के कोने कोने में भेजे जाते हैं। इस क्षेत्र में गन्ना, चावल, कपास, अफीम, जौ, गेहूँ, सोयाबीन, चना आदि की खेती भी कांपीय एवं काली मिट्टी के क्षेत्रों में की जाती है। इस तरह से विद्यार्थियों, संक्षेप में एक बार मैं पुनः आपको बता दूं, राजस्थान राज्य का भौतिक स्वरूप प्राचीनतम चट्टानों से युक्त, नवीनतम कच्छारी, बालू, जिप्सम एवं चूना प्रधान मृदा से परिपूर्ण, विविध खनिज युक्त स्थलीय तथा संपूर्ण राष्ट्र की जल विभाजक रेखा की धरा, दोहरा की धरती, सांस्कृतिक परंपराओं से परिपूर्ण तथा भौतिक विविधता एवं विरासत तथा सभ्यताओं की पालना रहा है। अतः राजस्थान एक अनुपम, अद्वितीय एवं अवर्णनीय राज्य है। इस तरह से विद्यार्थियों हमने बात करी हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। एक एक करके हमने चारों ही भौतिक प्रदेशों का वर्णन अलग अलग वीडियो के माध्यम से किया। आपको परीक्षा में प्रश्न यूँ पूछ सकते हैं कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए, किसी एक का विस्तृत वर्णन कीजिए, या किसी पर्टिकुलर एक का नाम दे देंगे, उसका विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसको आप तैयार कर लीजिए।